हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत और आसियान के संबंध, जो 21वीं शताब्दी के अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यूपीएससी के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो लेट्स बिगिन। हम आज चर्चा करेंगे भारत और आसियान के प्रमुख समझौते, उनके संबंध और उनका गठन का विस्तृत वर्णन। 2018 में भारत के गणतंत्र दिवस पर आसियान के सदस्य देशों के 10 राजकीय महामहिमों को भारत के प्रधानमंत्री ने एक साथ आमंत्रित कर इस बात का रेखांकित कर दिया कि वे इस क्षेत्रीय संगठन को भारत के आर्थिक और सामरिक हितों के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण समझते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये संदेश भी अंतर्राष्ट्रीय समूह को दिया कि उन्होंने इस कुछ समय पहले पूर्व की ओर देखे लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट को प्राथमिकता देने का निर्णय किया। नए साल की शुरुआत में भारत के साथ आसियान के सार्थक संबंधों के रजत जयंती के अवसर पर जिस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, उसका विश्लेषण इसी संदर्भ में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। आसियान का गठन 1968 में हुआ था। उस समय हिंद सिंध में वियतनाम मुक्ति संग्राम अपने पूरे उफान पर था और 5 लाख से अधिक अमेरिकी सेनाएं वियतनामी दलदल में फंसी हुई थी। एस्केलेशन की रणनीति अपनाते हुए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन ने अपनी पूरी ताकत रण क्षेत्रों में झोंक दी थी, पर इसके बावजूद वियतनामी नाम में छापामार उन पर हावी होते जा रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि पूर्व अमेरिका रक्षा सचिव जॉर्ज फॉस्टर डलिस की आशंका सच होने जा रही थी। 1968 में दक्षिण पूर्व एशिया में एक और अंतर्विरोध यहाँ स्थित देशों के बीच मुठभेड़ का रूप ले रहा था। यह पूरा भूभाग, जो म्यांमार बर्मा से लेकर के फिलीपींस तक फैला है, मुख्यतः मलय वंशियों और चीन के साथ नस्ली दृष्टि से जुड़े लोगों में बटा है। आसियान के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध। जो आसियान देशों के साथ भारत के बीच हमारे क्या संबंध है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक दिलचस्प बात यह है कि भले ही सदियों में मलय वंशजों और चीन से संबंधित अन्य वंशों के लोगों के बीच दरार सी रही है, यहाँ जहाँ तक भारत का प्रश्न है, उसका सांस्कृतिक प्रभाव दोनों ही के ऊपर समान रूप से दिखलाई देता है। आज के हजारों वर्ष पहले भी इस पूरे इलाके की पहचान बृहत्तर भारत के रूप में ही थी। इंडोनेशिया में आज से 1000 वर्ष पहले शैलेंद्र श्री विजय मजपहित और गजब अदा नामक जो साम्राज्य थे, उनकी पहचान हिंद बुद्ध ही था। इसी तरह कंबोडिया में खमेर शासक जिस जन्मदिन देवीय अधिकार के आधार पर अपनी संप्रभुता और वैधानिक बतलाते थे, उसके लिए वे हिंदू शास्त्रों और राजनीतिक चिंतन को ही अकाट्य तर्क के रूप में पेश करते थे। आसियान के 10 सदस्यों देशों में मात्र फिलीपींस ही एक अपवाद है जिसका पारंपरिक और ऐतिहासिक रिश्ते भारत के साथ नहीं रहे। बाकी सभी जगह स्थापत्य, नृत्य, संगीत, मिथकों और भाषा में भारतीय स्पष्ट प्रतिबिंबित होती है। म्यांमार में आबादी बहुत बड़ा हिस्सा थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया की तरफ बौद्ध धर्म का अनुयायी है। आसियान क्षेत्र और यूरोपीय साम्राज्यवाद। औपनिवेशिक साम्राज्यों के दौर में विभिन्न यूरोपीय ताकतों ने दक्षिण पूर्व एशिया के अलग अलग देशों पर अपना कब्जा कर लिया। बर्मा, मलय, सिंगापुर पर ब्रिटिश का आधिपत्य था। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम फ्रांस के अधीन रहे। इंडोनेशिया डच उपनिवेश था। थाईलैंड, जो तब सियाम के नाम से जाना जाता था, नाम मात्र को बहते बयान के साथ पीठ पलटने की नीति अपनाकर स्वाधीन बना रहा था। फिलीपींस पर हमले, स्पेन पर कब्जा हुआ और फिर भी यह अमेरिकियों के अधिकार क्षेत्र में रहा। इन सब के कारण न केवल नस्ली और भाषाई आधार, बल्कि अपने अपने औपनिवेशिक महाप्रभुओं की औपनिवेशिक नीति के कारण ही आसियान देशों की पहचान तेजी से बदली। मलय में ब्रिटेन ने रबड़ के बागान लगाए और टीन की खदानों का दोहन शुरू किया। इसके पहले तक मलय महाउगाते प्रायद्वीप के निवासियों की पहचान समुद्री तस्करों की ही थी। मल्लका जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाला जहाज़ों से वसूली उगाते थे। अधिकांश मलय इस्लाम के अनुयायी थे और अपने के शासक वर्ग का मानते थे। वे बागानों या खादानों में काम करने को तैयार न थे, इसलिए अंग्रेज़ों ने बड़े पैमाने पर भारत के बंधुआ मजदूरों को आयात किया, जिनमें से लगभग सभी वही बस गए और पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी संतानें बर्मी या मलेशियाई, इंडोनेशियाई अथवा सिंगापुरी बन बैठी थी। इनमें से बहुत बड़ी संख्या तमिलों, भोजपुरियों, पंजाबी और सिंधियों की रही थी। शीत युद्ध के दौर में आसियान का संघर्ष का दौर। चीन युद्ध में
गृह युद्ध की स्थिति में 1945 के बाद की जा रही थी, जो 1973 में यहाँ से अमेरिका की वापसी का रक्तपात होता रहा था। शीत युद्ध के दौर में भारत 1956 में जिनेवा सम्मेलन के बाद गठित अंतर्राष्ट्रीय शांति नियंत्रण आयोग का यह अध्यक्ष रहा था। गुटनिरपेक्ष देश के रूप में उसने पश्चिमी पूंजीवादी और पूर्वी समाजवादी देशों के प्रतिनिधि सदस्यों के बीच निष्पक्ष मध्यस्थता की भूमिका बखूबी निभाई थी। भारत और आसियान देश उभयपक्षी मतभेद। इसके साथ साथ ये बात याद रखने की जरूरत है कि 2020 में उभय पक्षीय संबंधों में तनाव भी पैदा होते रहे और कभी कभी गंभीर मतभेदों के कारण जटिल राजनीतिक संकट भी पैदा हुए हैं। इसका प्रमुख उदाहरण 1962 में भारत चीन सीमा युद्ध के बाद इंडोनेशिया के साथ वैमनस्य और मतभेद वाला है। वास्तव में यह मनमुटाव इसके कुछ वर्ष पहले ही शुरू हो गया था, जब चीन की प्रेरणा से इंडोनेशिया नई उदीयमान देशों के गुट का निर्माण किया गया था। एक और महत्वपूर्ण बात है कि और ध्यान दिलाने की जरूरत है कि आज जो देश आसियान के सदस्य हैं उनके आपसी संबंधों की तनावग्रस्त रहे हैं। जाहिर है कि जिस समय आसियान का जन्म हुआ उस समय पश्चिम के पक्षधर मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के राष्ट्र हितों का टकराव साम्यवादी वियतनाम और उसके प्रति सहानुभूति रखने वाले कंबोडिया और लाओस के साथ था। जब तक म्यांमार फौजी तानाशाही थी तब अपने उसके साथ आर्थिक लाभ के लिए संबंध बनाए रखने वाले देशों और मानवाधिकारों को हिमालय करने वाले दूसरे सदस्य देशों के बीच बार बार मतभेद मुखर होते रहे हैं। आज भी यह कहना कठिन है कि आसियान के सदस्य अपनी विदेश नीति का समायोजन कर सकते हैं। समसामयिक आसियान और भारत हितों का संयोग। आसियान के देशों में ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया और तेल उत्पादक हैं। म्यांमार भी कभी तेल उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध रहा है। मलेशिया आज रबड़ और टीन के उत्पादन की अपेक्षा सिंगापुर की तरह अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के परिष्कार और अपनी भू राजनीतिक स्थिति का व्यावसायिक लाभ उठा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय गतिविधियों का केंद्र बनने के लिए प्रयास कर रहा है। जैसा 1960 के दशक में मलेशिया के कुशल डालो क्रश मलेशिया वाले अभियान के समय देखने को मिलता था, परंतु उत्तरी कलिमांतान बोर्निया ने प्राकृतिक संसाधनों को लेकर कोई विवाद पैदा होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। आज आसियान के साथ भारत के व्यापार का आंकड़ा लगभग 70 अरब डॉलर है, परंतु यह एक समूह के साथ व्यापार पर नहीं वरन विभिन्न देशों के साथ उभयपक्षीय व्यापार पर आधारित है। इसके अनेक कारण हैं। 1960 के दशक के मध्य तक भारत मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर तक की तुलना में कहीं अधिक विकसित और विकास की संभावनाओं से भरा समझा जाता था। आज की स्थिति ये है कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड तक लगभग विकसित देशों में शुमार होते हैं। अक्सर यह चर्चा होती कि पर्यटन क्षेत्र के और सेवाओं के क्षेत्र में भारत और आसियान के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित किए जा सकते हैं और उनका विस्तार भी काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। यह एक बार फिर ज़मीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए ज़रूरत है। मलेशिया और सिंगापुर के अतिरिक्त सिर्फ थाईलैंड तक भारत की सीधी हवाई सेवाएं सुलभ हैं। आसियान के सबसे बड़े और प्रभावशाली सदस्य इंडोनेशिया तक सीधी यात्रा नहीं हो सकती है। पर्यटकों के लिए सिंगापुर और थाईलैंड ही सबसे आकर्षक स्थल हैं। बाली मालदीव की तरह धनवान लोगों की मंजिल हो सकता है। दक्षिण पूर्व एशिया में भारत पहुंचने वालों अधिकांश थाईलैंड से आने वाले बौद्ध तीर्थकारी हैं। भारत सरकार निरंतर ये प्रयास करती रही है कि एक आकर्षक बौद्ध तीर्थ यात्रा पथ को विकसित कर सके, पर अब तक इसमें विशेष कामयाबी नहीं मिल सकी है। जहाँ तक आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त मोर्चे का प्रश्न है, यहाँ भी आगे का पथ बहुत सहज नहीं है। दक्षिणी थाईलैंड के दक्षिणी फिलीपींस में इस्लामी कट्टरपंथी बहुत सक्रिय है, जिनके कारण मलेशिया और सुरक्षा संकटग्रस्त है। दुर्भाग्य का विषय है कि हाल के वर्षों में सऊदी अरब में कट्टरपंथी वहाबी इस्लाम पर निर्यात दक्षिण पूर्व एशिया को हुआ है, जिसके फलस्वरूप मलेशिया और इंडोनेशिया की जनतांत्रिक राजनीति क्रमश धर्मनिरपेक्षता को हटकर इस्लामी संस्करण ग्रहण कर रही है। इंडोनेशिया हमेशा से यह मानना रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया की प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति वही है। आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक दृष्टियों से वही सभी सदस्यों से अधिक वजनदार हैं। उसकी थोड़ी बहुत तुलना वियतनाम के साथ की जा रही है। भारत में अनेक बार यह प्रस्ताव सामने रखा है कि सड़क मार्ग से या सागर मार्ग से आसियान के साथ अपने संपर्क मजबूत करे। कभी बिमटेक तो कभी कंगन निकोम परियोजना का जिक्र इस संदर्भ में किया
जाता रहा है। भारत का ऐसा मानना है कि यदि आसियान की तरफ की पूर्व ओर से हम दरवाज़ा खोलते हैं तो इसका बहुत बड़ा लाभ पूर्वोत्तर के राज्यों और पूर्वी तट पर उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल आदि का को होगा। पश्चिम के दरबार के कारण अब तक म्यांमार से होकर गुजरने वाले और थाईलैंड तक पहुंचने वाले इस राजमार्ग की परियोजना से अधिक प्रगति नहीं हो सकती है। समझदारी इसी में है कि हम आसियान के साथ अपने संबंधों को यथार्थवादी की कसौटी पर रखें और सुदूर भविष्य की किसी मरीचिका में न भटके। ये सच है कि हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी इस पहल से एक और विकल्प को उजागर किया है, परंतु जैसा भारत के पूर्व सचिव श्याम शरण में टिप्पणी की है, भारत और आसियान के संबंध आज की उस कांच के गिलास की तरह जिसे देखने वाला अपनी नज़र में आधा भरा या आधा खुला सा खाली समझता है। धन्यवाद।